को स्टडी जी की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी शिक्षक बनकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दें। इन्हीं सब आशाओं के साथ आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी CUET बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सोशल साइंस ग्रुप के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बीएड में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा CUET में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी इसमें शामिल किया है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस विदेशी यात्री ने 7वीं सदी के मध्य में भारत भ्रमण किया? और ऑप्शन आपके सामने है अल ब्रूनी, फाहियान, इतिसांग या हेनसांग। तो 7वीं सदी में जिसने भारत भ्रमण किया था वह विदेशी यात्री का नाम है वैन सांग। और अन्य विदेशी यात्रियों के बारे में जान लेते हैं हम लोग, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज जो था वे सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और ये आया था 305 ईस्वी में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है इसके इंडिका। और जो फाहियान आया था वे चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान का जो उद्देश्य था भारत आने का वे था बौद्ध स्मृतियों तथा बौद्ध साहित्य लिपियों की खोज करना था। इसके अलावा हेनसांग भी चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो याद करने का तरीका है कि ह से हेनसांग और हर से हर्षवर्धन। तो हेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये भारत आया था 629 से लेके 643 ईस्वी तक भारत में रहा। इसकी पुस्तक का नाम है CUET। क्या नाम है? CUET में इसने अपनी यात्रा तथा भारत का विवरण दिया है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका और हेनसांग की पुस्तक का नाम CUET। इतिसांग जो था ये भी एक चीनी यात्री था और बौद्ध भिक्षु था। यह नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा और वहाँ के प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों को पढ़ा। अल-ब्रूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म में सन 973 में हुआ था और ये फारसी का प्रसिद्ध विद्वान था। उसने मोहम्मद गजनवी की सेना के साथ भारत की यात्रा की। तो अल-ब्रूनी किसके साथ भारत आया? मोहम्मद गजनवी के। और इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद। इसकी पुस्तक का नाम है। और इब्न बतूता जो था ये एक मोरक्को यात्री था। इसका पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। इसकी एक फेमस पुस्तक का नाम था रिहला। और इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है कौटिल्य, मनु, अरस्तु या मैकावली। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वे हैं कौटिल्य। और कौटिल्य का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे और चंद्रगुप्त मौर्य के ये मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 87 है कि प्रधान युमोत्तर है। ऑप्शन है 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पश्चिम देशांतर या 180 डिग्री देशांतर। युमोत्तर है वे है 0 डिग्री देशांतर। और प्रधान युमोत्तर या ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड में ग्रीनविच से गुजरती है जो 0° देशांतर है, इसलिए इसे ग्रीनविच या यमोत्तर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 89 है कि ऐहोल लेख की रचना किसने की थी? ऑप्शन है हरिसेन ने, रवि कीर्ति ने, वत्स भट्टी ने या बाण भट्ट ने। तो ऐहोल लेख की जो रचना की थी वे रचना किया था रवि कीर्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ पर निम्नलिखित में से किन 3 शासकों का लेख अंकित है? ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर
चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जहांगीर, अशोक समुद्रगुप्त जहांगीर या अशोक स्कंदगुप्त तथा जहांगीर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अशोक समुद्रगुप्त तथा जहांगीर का नाम जो है, 3 शासकों का नाम जो है इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। और जो इसकी रचना किया था वे किया था हरिसेन ने। इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार थे वे थे हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 91 है कि बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया किस स्थान पर किया? बोध गया में, सानत में, श्रावस्ती में या राजगृह में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बुद्ध ने अपना धर्मचक्र जो प्रवर्तन किया था वे किया था सानत में। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वे बोध गया में प्राप्त हुआ था। और बोध गया क्या है? बिहार में, जो बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और बुद्ध का जो जन्म स्थली है वे नेपाल है। नेपाल में कपिलवस्तु नामक जगह पर हुआ था। अब बुद्ध ने जो अपना सारनाथ में जो धर्म उपदेश दिया था उसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और इसका चिन्ह है चक्र। रघुवंशम के लेखक कौन है? ऑप्शन है भास, अशोक घोष, कालिदास या भारवी। तो रघुवंशम के जो लेखक है वे है ऑप्शन नंबर थर्ड कालिदास। क्वेश्चन नंबर 93 की कोवलम नायक है? ऑप्शन है मणिमेखले के, शिल्पदिकारम के, जीवक चिंतामणि के या प्राणम के। तो कोवलम जो नायक है वे नायक है शिल्पादिक्रम के। क्वेश्चन 94 है कि बुद्ध पैदा हुए थे? ऑप्शन है शाक्य कुल में, मल्ल कुल में, वज्जी कुल में या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध जो पैदा हुए थे वे शाक्य कुल में हुए थे और इसलिए इन्हें बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पूछे आपसे कि शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन 96 है कि अधिकांश मौर्यन लेख अंकित है। ऑप्शन है पत्रों में, तामपत्रों में, भोज पत्रों में या मिट्टी की पट्टियों में। तो मौर्यकालीन जो लेख अधिकतर अंकित है वे अंकित है वस्त्रों में, पत्थरों में अंकित है। क्वेश्चन 96 है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णों की उत्पत्ति प्रसंगित है? ऑप्शन में 10, 10वें में, 8वें में, 7वें में या 9वें में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, 10वें मंडल में वर्णों की उत्पत्ति है, जबकि 9वें मंडल का संबंध सोम से है। किससे है? सोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल पूरा स्थल का नाम क्या है? ऑप्शन है नागार्जुनीकोंडा, लंघनाज, वीरभानुपुर या भीम बेटका। तो सेल चित्रकारी के लिए जो प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल है वह है ऑप्शन नंबर 4 भीम बेटिका। और भीम बेटिका कहाँ स्थित है? एमपी में। क्वेश्चन 98 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम और गर्म दलों के बीच विभाजन हो गया? ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे या कोलकाता में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सूरत में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन में जो हुआ था कि कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में बदल गया था और उसकी बैठक जो हुई थी वो हुई थी 1907 में। तो सच से 7 होता है और सच से सूरत होता है। तो सूरत में क्या हुई थी? कांग्रेस की सीरत ही बदल गई थी क्योंकि इसमें नरम और गर्म दल का विभाजन हो गया था। क्वेश्चन 99 है कि पुणे में प्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है एमजे ननाडे, सावित्रीबाई फुले, पंडित रामाबाई या राजा राम मोहन राय। तो जो इसका राइट आंसर है वे ऑप्शन नंबर 2 सावित्रीबाई फुले पुणे में प्रथम कन्या पाठशाला की इन्होंने स्थापना की थी। क्वेश्चन 100 है कि संथाल विद्रोह 1853 से लेकर 57 के बीच हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है छोटा नागपुर, मालवा, पुणे या त्रिपुरा में। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था छोटा नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 101 है कि शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर किसने भेंट किया? ऑप्शन है असद खान ने, मीर जुमला ने, मोहम्मद अमीन ने या सादुल्ला खान ने। तो शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो भेंट किया था वे भेंट किया था मीर
जुमला ने कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान दी? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अकबर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि दान दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था किसके समय? चोलों के समय, चालुक्यों के समय, प्रतिहारों के समय या पल्लवों के समय? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कुमारगुप्त, हर्ष, स्कंदगुप्त या धर्मपाल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची के सुविख्यात स्तूपों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अजातशत्रु ने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सांची के स्तूपों का निर्माण जो किया था वह किया था अशोक ने किया था। क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है आनंद, उपवली, महाकश्यप या मोगली पुत्र तीस्ता। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता किया था वे किया था महाकश्यप ने। और किसके समय हुआ था? यह हुआ था 483 में और यह हुआ था पहला अजातशत्रु के समय हुआ था। दूसरा हुआ था काला अशोक के समय, फिर अशोक के समय हुआ था और लास्ट जो हुआ था वे कनिष्क के समय हुआ था। प्रथम शताब्दी में हुआ था कनिष्क के समय और वे कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अल्प विकसित देशों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट, पूंजी निर्माण की ऊंची दर, कृषि की प्रधानता या लोगों का पिछड़ा दृष्टिकोण। तो अल्प विकसित देश की विशेषता नहीं बताना है आपको। तो जनसंख्या विस्फोट तो अल्प विकसित देशों में पाया जाता है, कृषि की प्रधानता पाई जाती है और लोगों का पिछड़ा दृष्टिकोण भी पाया जाता है। जो नहीं पाया जाता है वह है पूंजी निर्माण की उच्च दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साख सृजन की प्रक्रिया का प्रभाव होता है। साख सृजन मतलब होता है जब मार्केट में ज़्यादा लोग ऋण लेने लगते हैं बैंकों द्वारा तो उसी को बोलते हैं साख सृजन होता है। देश की वास्तविक संपत्ति को बढ़ावा मिलता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है या बकाया ऋणों को कम करना। तो जो इसका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना। जब साख सीजन होगा तो उससे क्या होगा कि मार्केट में ज़्यादा मुद्रा की सप्लाई होगी जिससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। क्वेश्चन है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है या किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है मार्शल ने, ग्रेसम ने, किन्स ने या फ्रीडमैन ने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेसम का कहना है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है और ग्रेसम का जो नियम है संबंधित है वह मुद्रा की पूर्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है। ऑप्शन है उसके न्यूनतम बिंदु के बाईं तरफ, उसके न्यूनतम बिंदु के दाईं तरफ, न्यूनतम बिंदु पर या बिल्कुल नहीं काटता। तो सीमांत लागत को बोलते हैं एमसी और औसत लागत को कहा जाता है एसी। तो एमसी वक्र एसी को कहाँ काटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके न्यूनतम बिंदु पर। वे इस तरह से कुछ होता है, ये होता है एसी और ये होता है एमसी। तो एमसी क्या करता है एसी को उसके न्यूनतम बिंदु, ये जो है आपका न्यूनतम बिंदु है यहाँ पर उसको काटता है। अगला क्वेश्चन है कि जब मांग वक्र क्षैतिज एक्स अक्ष के समांतर होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है तो यह क्या व्यक्त करता है? पूर्णतः लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग, इकाई के बराबर मांग किलोच या अत्यधिक बेलोचदार मांग। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्णतः लोचदार मांग। इसमें क्या होता है कि मांग किलोच जो बनती है वे इस प्रकार से बनती है, यहाँ एक्स होता है और यहाँ वाई होता है, यहाँ कीमत होती है और ये मांग होता है। जैसे Q1,
Q2, Q3। तो उसमें क्या होता है, एक्स जब मांग की वक्त जो होता है क्षैतिज वक्त के समांतर होता है, तो वह जो मांग होती है वे पूर्णतः लोचदार को व्यक्त करती है। तो पूर्णतः लोचदार में क्या होता है, जब किसी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलती है, तो ऐसी स्थिति में जो मांग में बढ़ोतरी या कमी होती है, तो इसे ही मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। मतलब जब कीमत आपका कुछ बदल नहीं रहा है, यहाँ पर मान लीजिए कीमत P1 लिखा है और मांग में हो सकता है कुछ बढ़ोतरी हो या कुछ कमी हो, तो इसे ही हम लोग कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। और इसको इस तरह भी प्रेजेंट करते हैं, E इक्वल इफनेट, मतलब ये मांग की लोच क्या होती है, अपरिमित होती है, अनंत होती है। इसमें मांग की लोच क्या होगी, पूर्णतः लोचदार मांग में मांग की लोच अनंत होगी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित द्वैतारक बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है लाप्लास ने, रसेल ने, चैम्बरलिन ने या जेम्स जीन्स ने। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रसेल ने द्वितारक सिद्धांत परिकल्पना प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि लेपिच अपरुद्धात्मक स्थल रूप निर्मित होती है, किसके द्वारा होती है? भूमिगत जल द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा या हिमनद द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 1, भूमिगत जल द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा है? ऑप्शन है मिस्ट्रल, ब्लिट्ज, चिनूक या बोरा। तो गर्म और शुष्क जो स्थानीय हवा होती है वह होती है चिनूक। अगला क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना की समशीतोष्ण घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है? और ऑप्शन आपके सामने है स्टेपी, पंपास, डाउन्स या पेरी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, डाउन्स। डाउन्स क्या है? अर्जेंटीना की समशीतोष्ण घास भूमि का नाम है। और डाउन्स कहाँ पाया जाता है? डाउन्स पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। पेरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन है कि पृथ्वी अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन है 11 जुलाई, 5 जून, 22 मार्च या 22 अप्रैल को। तो जो इसका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले? ऑप्शन है हड़प्पा, चनहुदड़ो या मोहनजोदड़ो या लोथल। तो जो इसका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 3, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए। क्वेश्चन 19 है कि कालिदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जो इसका अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों से संघर्ष करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो पुर्तगालियों से संघर्ष करने वाला प्रथम मुगल सम्राट था वह था ऑप्शन नंबर 3, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि किसके बीच संपन्न हुई? ऑप्शन है शिवाजी और औरंगजेब, छत्रपति साहू बहादुर शाह, अहमद शाह और बहादुर शाह या महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। तो जो इसका राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 1, शिवाजी और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, जबकि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिवाजी और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा निम्नलिखित में से किस नेता को हुई? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई थी 1908 में। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है गांधी जी ने, अली बंधुओं ने,
हजरत मोहानी ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो जो इसका राइट आंसर है वे ऑप्शन नंबर 2, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने पर कौन सी पार्टी बनाई थी? ऑप्शन है स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या गदर पार्टी। तो जो इसका राइट आंसर है कि गांधी जी के साथ मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वे थे हरदयाल। कौन थे? हरदयाल। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन है मौर्य वंश, हयक वंश, शिव वंश या गुप्त वंश से। तो बिंदुसार जो थे संबंधित थे वे थे मौर्य वंश से, और ये बिंदुसार जो अशोक के पुत्र थे, और शुंग वंश का संस्थापक जो था उसमें शुंग था, और गुप्त वंश का संस्थापक जो थे वे थे श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त। श्री गुप्त। दिव्यावधान किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शाक्त धर्म से। तो दिव्यावधान जो धर्म जो पुस्तक थी वे संबंधित था ऑप्शन नंबर 1 जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि हुविस्क किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन है पार्थियन, हिंद, यवन, मोखरी या कुषाण वंश। तो हुविस्क जो संबंधित था वे था ऑप्शन नंबर 4 कुषाण वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हर्षचरित के लेखक का नाम बताइए। पतंजलि, बाणभट्ट, राजशेखर या कौटिल्य। पतंजलि जो थे योग दर्शन के प्रतिपादक थे, और बाणभट्ट की पुस्तक नाम था कादम्बरी। बाणभट्ट। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि खारवेल किस राजवंश का था? ऑप्शन है मौर्य वंश, चैदी वंश, गुप्त वंश या शुंग वंश। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 खारवेल जो था वे चैदी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों के प्राचीनतम वेद का नाम लिखिए। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो आर्यों के प्राचीनतम वेद का नाम जो था ऋग्वेद था, और सबसे अंत में जो लिखा गया वेद था वे था अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कौटिल्य, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या पुष्यमित्र। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था, और पुष्यमित्र जो था वे था पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, विमकडिफेसिस या हवेस्क या कनिष्क। तो भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्रा प्रचलित की थी वे ऑप्शन नंबर 2 विमकडिफेसिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि गुप्त काल के महान गणितज्ञ का नाम क्या था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बाणभट्ट या कनिष्क। तो गुप्त काल के जो महान गणितज्ञ थे वे थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम भी था आर्यभट्टिनी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा गुजरता है। ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।